हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 के पार्ट 4 को देखने वाले हैं और ये वीडियो ना काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। मतलब कि आपको एकदम ना मूवी वाली फील आने वाली है। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आराम से आप लोग बिस्तर पे बैठो और आराम से ना इसको टीवी पे लगा के देखो। मतलब कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आइस मोनार्क जो होता है वो काफी ज्यादा फ्रॉस्ट को समन करता है और साथ ही प्लेग मोनार्क जो होती है ना काफी ज्यादा इंसेक्ट वाले इंसान को समन करती है। एक तरह से ज़ॉम्बी टाइप लग रहे थे। और इसके बाद वो सभी ना जिन्वू के ऊपर काफी तगड़े तरीके से अटैक करने के लिए जाते हैं, बट जिन्वू ना अपने डैगर की मदद से ना सभी को वहां पे निपटा देता है। और इसके बाद एक फ्रॉस्ट ना जिन्वू के ऊपर सीधा अटैक करने की कोशिश करता है, मतलब उसको कुचलने की कोशिश करता है। बट जिन्वू ना काफी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है सबसे पहले तो। बट उसको ना जिन्वू काट के बीच से रख देता है। और इसके बाद दो गोलम ना और अटैक करने के लिए जाते हैं जिन्वू के ऊपर। एक तरह से ना वो ना आइस गोलम था, आप इतना मान लो। और इसके बाद तभी जिन्वू ना अपनी स्पीड का कमाल दिखाता है और वो दोनों जो आइस गोलम होते हैं वो आपस में टकरा जाता है और उनका पत्ता भी कट हो जाता है। और इसके बाद जिन्वू ना सैलाड की तरफ बढ़ने लगता है और सैलाड भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था जिन्वू की पावर देखने के बाद। और तभी अचानक से ना रागन पीछे से अटैक करता है जिन्वू के ऊपर। और भाई दोनों के बीच का जो टक्कर था ना काफी ज्यादा कमाल का जा रहा था। मतलब कि ये नहीं कह सकते थे कि जिन्वू ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था उसके आगे। और रागन बोलता भी है कि तुझे क्या लगता है कि तू एक छोटे से लोहे के टुकड़े से मेरे को डैमेज दे सकता है। और अगले सीन में ना जिन्वू डैगर की मदद से ना रागन का हाथ काट देता है और जिन्वू बोलता है कि भाई तू इस डैगर को ना कम तो बिल्कुल भी मत समझियो। और इसके बाद तभी जिन्वू को ना वहाँ पे कुछ एहसास होता है और वो ना डॉज करता है उस अटैक से। मतलब कि कोलासा ने ना उसके ऊपर अटैक किया था प्लेग मोनार्क ने। और इसके बाद जो रागन होता है ना वो भी अपने हाथ को ना रिजनरेट कर लेता है। और साथ ही जिन्वू भी ना अभी एक तरह से ना काफी ज्यादा थक रहा था क्योंकि वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था। भाई 3 मोनार्क के साथ वो एक साथ बंदा लड़ रहा है अकेले। अगर यहाँ पे बाकी फाइटर्स थोड़ा बहुत साथ देते तो थोड़ा उसके लिए बेनिफिट रहता। और भाई काफी ज्यादा आर्मी भी होता है जिन्वू के सामने। बट भाई यहाँ पे गेम इतनी आसानी से कैसे खत्म होने वाला था। मतलब कि अपने मास्टर को पीटते हुए बेरू कैसे देख सकता था। और तभी वो आइस को तोड़ते हुए ना बाहर निकलता है और वो बोलने लगता है कि मास्टर मुझे माफ करना। और इसके बाद वो ना मोनार्क के ऊपर ना काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मास्टर को टच करने का। और ये देख के ना भाई फ्रॉस्ट मोनार्क भी ना पे काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार उसके स्पेल को कोई कैसे तोड़ सकता है। और साथ ही आखिरकार कमांडर लेवल का शैडो कैसे जिन्वू बना सकता है। और इसके बाद रागन भी बताने लगता है कि जिन्वू जो है वो शैडो मोनार्क है और जो उसके शैडो से वो डिस्ट्रक्शन है, मतलब कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और इसके बाद कोलासा ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि एक बच्चा जो कि अपने पेरेंट्स को पहचानने में फेल हो गया और सच बताओ तो अब मैं उन्हें काफी ज्यादा सजा देने वाली हूँ। और इसके बाद वो ना अपने हाथों की मदद से, मतलब कि ग्रीन कलर के जो हाथ थे ना उसकी मदद से बेरू को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बट बेरू ना उसके हाथों को काट देता है और बोलने लगता है कि एक नंबर की मूर्ख है भाई तू। और ये सुन के ना भाई कोलासा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और इसके बाद तभी बेरू ना बैटल के बीच में भाई जिन्वू के पास जाता है और काफी ज्यादा इमोशनल होते माफी मांगने लगता है कि मास्टर मैं इतने टाइम से आपकी मदद नहीं कर पा रहा था और आखिरकार आप इतने सारे लोगों से अकेले लड़ रहे थे, आप काफी ज्यादा कमाल के हो। और जिन्वू भी लाइक भाई तू पागल वागल है क्या, बैटल पे ध्यान देना, तू मेरे से क्या बातचीत कर रहा है। और इसके बाद तभी ना काफी ज्यादा इंसेक्ट्स ना अगेन अटैक करते हैं बट बेरू ना काफी आसानी से ना उन सभी को निपटा देता है। और इसके बाद तभी कोलासा ना अपने 2 ग्रीन हैंड को भेजती है, मतलब कि एक से तो बेरू को पकड़ती है और दूसरे हाथ से ना जिन्वू के ऊपर अटैक करती है। और वो अटैक ना जिन्वू को लगता है, मतलब कि काफी तगड़ा वाला लगता है और जिन्वू ना काफी दूर जाके गिरता है उस अटैक के कारण। और इसके बाद जिन्वू की हालत भी हमें दिखाई जाती है जो कि भाई लिटरली खराब तो हो रही थी। और ये कम थोड़ी ना था कि तभी अचानक से ना आसमान में ना काफी ज्यादा आइस अटैक होने लगते हैं और वो सैलाड अटैक किया था, मतलब कि उस अटैक को। और इसके बाद भाई पता लग रहा था कि भाई जिन्वू का पत्ता ना कुछ टाइम में कट होने वाला है। बट इसके बाद तभी वहां से धुआं हटता है और हमें पता लगता है कि भाई इतनी आसानी से कैसे कट हो सकता है। मतलब कि वो ना उन सभी अटैक्स को डॉज किए जा रहा था और लिटरली भाई वो ना काफी ज्यादा फास्ट था उस टाइम पे। और सैलाड ये भी बोलने लगता है कि भाई तू कब तक अटैक को डॉज करता रहेगा। बट तभी अचानक से ना भाई सैलाड के छाती पे ना एक डैगर जाके लगता है और सैलाड को ना इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता है स्टार्टिंग में तो। और इसके बाद जिन्वू यहाँ पे बोलने लगता है कि भाई मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू यहाँ से ना जिंदा तो वापस अब बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और इसके बाद सैलाड को ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि एक घटिया इंसान, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू एक फ्रॉस्ट मोनार्क को ये सब बातें बोल रहा है। और जो सैलाड था ना वो एकदम ठीक था वहाँ पे। ये चीज देख के ना जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक तरह से जिन्वू ने ना हार्ट के पास अटैक किया था बट उसके बाद बिना सैलाड को कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, कोई ज्यादा क्या ना के बराबर ही असर हुआ। और इसके बाद वो अगेन सैलाड के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मतलब कि जिन्वू अटैक करने के लिए जाता है। बट तभी अचानक से पीछे रागन आ जाता है और लिटरली वो तभी ना अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और पीछे से जिन्वू को स्टैब कर देता है। लिटरली भाई स्टैब कर देता है जिन्वू को। और अभी जिन्वू के मुंह से भी ना काफी तगड़ा वाला ब्लड निकलने लगता है और लिटरली इस टाइम पे बेरू की हालत जो होती है ना भाई वो काफी ज्यादा खराब
खराब हो गई होती है, मतलब कि अपने मास्टर को वो उस टाइम पे बचा भी नहीं पा रहा था और प्लेग मोनार्क ने पकड़ रखा था उसको और बोलने लगते हैं कि मैं इस दुनिया में जितने भी इंसेक्ट है उन सभी की रानी हूँ। मतलब कि उसने पकड़ रखा था और बेरू वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद तभी ड्रैगन ना अपनी तलवार को, अपनी स्वॉर्ड को जिन्वो की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि भाई लगता है मुझे तेरा पत्ता तो यहाँ पे कट होने वाला है। बट भाई जिन्वो के बाकी सोल्जर्स बिना जिन्वो को पीटते हुए वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देख पाते और इसके बाद तभी बाकी सोल्जर्स बिना बर्फ को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। बट इससे ना सैलाड को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बोलता है कि भाई तेरे खेलने का टाइम तो हो गया, अब खत्म, अब जल्दी से तेरा पत्ता कट करने का टाइम आ गया है। और तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है कि भाई सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा डर गया तेरे से। और इसके बाद तभी सैलाड और साथ ही ड्रैगन कुछ ऐसा देखते हैं जिसको देख के लिटरली भाई वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जिन्वो ने अपने आप अगेन से रिकवर कर रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद हमें पता लगता है कि जिन्वो की जो बैटल है ना भाई वो हर कंट्री में एकदम लाइव चल रहा है, मतलब कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, हर जगह से लाइव देखा जा रहा था। और इस टाइम पे ना कोरिया का आसमान भी दिखाया जाता है और लिटरली वो काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था इस टाइम पे। और इसके बाद हमें थॉमस का भी सीन दिखाया जाता है और वो ना उस टाइम पे हील हो रहा था और वो लिनार्ड को बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है। और लिनार्ड बताता है कि मैं कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहता था। और इसके बाद हमें बाघ का भी सीन दिखाया जाता है और वो सोच रहा था कि क्या ये वही जिन्वो है जिसको मैं पहली बार मिला था और वो कितना पावरफुल हो गया, मतलब कि अपने आप को कितना ज्यादा इनक्रेडिबल बना चुका है, वो अभी देख के पता लग रहा है। और इसके बाद हमें इग्रिस और आयरन का सीन दिखाया जाता है और वो ना ड्रैगन के साथ उस टाइम पे फाइट कर रहा था और ग्रीड और टस्क जो होते हैं ना वो उस टाइम पे सैलाड के साथ बैटल करने में लगे हुए थे। बट बेरू को तो आप जानते हो भाई वो एकदम नेक्स्ट लेवल का बंदा था, वो ना कोलासा के जो ग्रीन हैंड थे ना भाई उसी को काट के रख देता है, मतलब कि लिटरली ना बेरू ना सीधा एक मोनार्क से ही लड़ रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद कोलासा को ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना अब डिसाइड करते हैं कि बेरू को वो खत्म करके रहेगी। और इसके बाद तभी अचानक से ना पीछे जिन्वो आ जाता है और बताने लगता है कि ऐसा भविष्यवाणी किया गया है कि जो पिलर ऑफ वाइट्स है ना वो अभी झुका हुआ है जब तक मैं जिंदा हूँ। और इतना मुझे नहीं पता कि आखिरकार वहाँ पे कौन सा पिलर गिरने वाला है, मतलब कि हमारा पिलर या फिर तुम्हारा पिलर। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे मोनार्क ऑफ प्लेग जो होती है ना भाई वो उसको काट के रख देता है। और इसके बाद तभी हमें लिम ताइक्यू का सीन दिखाया जाता है और वो ना काफी दूर से बैटल देख रहा था और वो सोच रहा था कि भाई मुझे इस फाइट के बीच में ना बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बट इसके बाद वो तभी ना अपने साथियों की फिक्र करने लगता है काफी ज्यादा। और इसके बाद तभी अचानक से ना लिम ताइक्यू के पीछे कोई बंदा आ जाता है, मतलब कि बैटल में जाने वाला था और वो बोलता है कि तुम्हें ना अभी केवल बैटल को देखना चाहिए। और मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिरकार लिम ताइक्यू के पीछे कौन था उस टाइम पे। और इसके बाद तभी लिम ताइक्यू ना अटैक करने के लिए पीछे घूमता है, एकदम रेडी होता है, बट वो ना पीछे का दृश्य देखने के बाद लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी हमें बताया जाता है कि कोई भी हंटर ना वहाँ पे इंसानों को ना रेस्क्यू करने के लिए बिल्कुल भी आने की कोशिश नहीं किया, मतलब कि सभी लोग ना वहाँ पे केवल फाइट के ना खत्म होने का वेट करे, कोई भी रिस्क उठाने की कोशिश नहीं कर रहा। और इसके बाद अगेन हमें कोलासा का सीन दिखाया जाता है और उसने ना अगेन अपने आप को रीजनरेट कर लिया था। और इसके बाद वो ना जिन्वो के ऊपर ना पॉइजन से अटैक करती है, बट जिन्वो वहाँ पे ना काफी बैडस्ट तरीके से देखता है कोलासा की तरफ और बोलता है कि सच बताओ तो मेरे ऊपर ना पॉइजन ज्यादा असर नहीं करता। और इसके बाद भाई कोलासा भी ना वहाँ पे भाई अपना आउट ऑफ कंट्रोल में आ जाती है और वो बोलती है कि अब मैं ना तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद वो ना अपने इंसेक्ट वाले फॉर्म में भी आ जाती है और वो ना जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, बट तभी जिन्वो ना अपने कमांडर अथॉरिटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और लिटरली भाई उस अटैक को ना वो नहीं डिफीट कर पा रही थी, मतलब कि कोलासा के लिए काफी पावरफुल अटैक था। और इसी का फायदा उठा के ना जिन्वो सीधा कोलासा के पीछे जाता है और लिटरली अपने डैगर का कमाल दिखाता है, उसको ना कई सारे पीसेस में कट कर देता है, आपको स्क्रीनशॉट में एकदम साफ पता चल रहा होगा। और इसी के साथ लिटरली वहाँ पे मोनार्क ऑफ प्लेग का सीन हो जाता है खत्म और फाइनली नोटिफिकेशन भी आता है, मतलब कि भाई अभी वो रीजनरेट नहीं करने वाली थी और काफी ज्यादा जिन्वो का लेवल अप भी होता है। और ये चीज देख के ना भाई सैलाड वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि भाई आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मुझे इतना पता है कि इस बंदे के पास अभी पूरी तरीके से शैडो मोनार्क की पावर नहीं आई है और क्या हम एक बार अगेन ऐशबॉर्न की पावर को रियलाइज करने वाले हैं, मतलब कि उसकी पावर्स के अगेंस्ट जाने वाले हैं। और इसके बाद तभी ड्रैगन बोलता है कि भाई आखिरकार तू डर किस ले रहा है, क्योंकि उसकी तरफ साफ देख वो ना काफी ज्यादा थका हुआ है और उस टाइम पे ना बेरू को पकड़ रखा था और भाई बेचारा बेरू की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब थी उस टाइम पे। और वो बताने लगता है कि वो ना केवल अभी अपने शैडो पे डिपेंडेड है, इसका मतलब ये है कि उसके पास अभी ऐशबॉर्न की पूरी पावर नहीं आई है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता उतना ज्यादा। और तुझे पता है कि हम एकदम ओरिजिनल मोनार्क है। और इसके बाद वो ना बेरू की शैडो को ना वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की सोचता है और इसके बाद ना जिन्वो को भी रियलाइज होने लगता है कि भाई बेरू का जो अस्तित्व है ना वो धीरे धीरे गायब होने लगा है। और इसके बाद जिन्वो ना बेरू को ना वापस बुलाने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। और इसके बाद जिन्वो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और वो ना सीधा रागन के ऊपर अटैक करता है और रागन ना उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है, बट जिन्वो ना वहाँ पे बेरू को एक तरह से बचा लिया था। और अभी जिन्वो ना काफी ज्यादा उदास था और वो बताता है कि मैंने
पेरू को तो बचा लिया, लेकिन के बाद वो पूरा नहीं कंटिन्यू कर पाता और तभी सैलाड बोलता है कि भाई तूने एकदम सही बोला। और इसके बाद तभी ना वो वहाँ पे ना काफी ज्यादा आइस अटैक करता है और वहाँ पे ना काफी तगड़ा वाला आइस का मतलब कि सीन सान हो जाता है। आप लोग देख लो भाई, मतलब कि कैक्टस की तरह काफी ज्यादा कांटे उग जाते हैं आइस के। और इसके बाद सैलाड ना काफी गुस्से में बोलता है कि भाई तूने ना मेरी पावर्स को काफी ज्यादा कम समझा। और इसके बाद वो ना अपने रियल पावर्स को दिखाने लगता है जिन्वू को। और इसके बाद वो ना जिन्वू के ऊपर ना अपने वेपन्स का इस्तेमाल करता है और ये ना एकदम पोसाइडन के वेपन की तरह लग रहा था, या फिर आप कह सकते हो शेरों वाली माता का जो वेपन होता है ना त्रिशूल, उसकी तरह लग रहा था। बट इसका जो आगे का पार्ट था ना काफी ज्यादा बड़ा था और जिन्वू पे अटैक जो करता है ना भाई वो जिन्वू को लगता है मतलब कि उस वेपन से जो अटैक करता है। और इसके बाद जिन्वू को ना उस वेपन की मदद से वो आसमान में घुमाता है और सीधा जमीन पे पटक देता है। और इसके बाद जहाँ पे सैलाड ने जिन्वू को पटका था ना, फनी बात तो ये था कि जिन्वू वहाँ पे होता ही नहीं है। और तभी सैलाड की नजर पीछे जाती है और लिटरली हाँ पीछे से जिन्वू ने अटैक किया था सैलाड के ऊपर, बट सैलाड ने ना उसके अटैक को डॉच कर लिया था। और इसके बाद भाई सैलाड भी ना उसके ऊपर अटैक करता है और जिन्वू ना उसके अटैक को डॉच नहीं कर पाता और इसके बाद वो अगेन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और जिन्वू भी उस टाइम पे मन में सोच रहा था कि भाई सच में ये ना काफी ज्यादा फास्ट है, मतलब कि अभी जिन्वू काफी ज्यादा थक गया था तो इस कारण उसकी स्पीड भी कम होती जा रही थी ना। और इसके बाद सैलाड भी बोलने लगता है कि भाई तेरी बॉडी ना अभी काफी ज्यादा माना का इस्तेमाल कर चुका है, तो मैं तेरे लिए एक एहसान कर देता हूँ, मैं तेरे को ना जल्दी से खत्म कर देता हूँ। और इसके बाद वो ना काफी फास्ट अगेन जिन्वू की तरफ बढ़ जाता है और इसके बाद अगेन दोनों के बीच में एक मस्त वाली बैटल हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद तभी जिन्वू को ऐसा लगता है ना कि वो ना मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को ना थोड़ा बहुत पहचान पा रहा है, मतलब कि उसके टेक्निक्स को और साथ ही वो क्या अटैक करने वाला है उन सभी चीजों को। और अगर वो बैटल में थोड़ा बहुत और ध्यान देगा ना तो भाई वो एक तरह से हरा सकता है सैलाड को। और इसके बाद सैलाड ना पूरी जगह को ना आइस से जमाने की कोशिश करता है, बट तभी अचानक से ना जिन्वू उसके पीछे आ जाता है अटैक करने के लिए। और इस टाइम पे ना सैलाड ना एक काफी क्रीपी सा स्माइल करता है। और अभी इस टाइम पे ना जिन्वू काफी ज्यादा डर गया था, उसने कुछ ऐसी चीजें देख लिया था और केवल जिन्वू ही नहीं, जिन्वू के साथ बाकी लोग भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे, जैसे कि बाक और बाकी लोग, मतलब कि लिटरली भाई काफी ज्यादा डर गए थे। और इसके बाद तभी हमें रियलाइज होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि रागन ने ना पीछे से ना जिन्वू को स्टैप कर दिया है। और इस बार लिटरली तगड़ा वाला स्टैप था क्योंकि रेड कलर का हमें पोस्टर दिखाया गया था। और रागन वहाँ पे बोलने लगता है कि सच बताओ तो तू अपनी पावर्स के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इस टाइम पे भाई जिन्वू सच में काफी ज्यादा बुरी हालत में था, एकदम साफ पता चल रहा था, मतलब कि एक पल में जिन्वू को भी लगता है कि ये ना शायद उसका आखिरी पल चल रहा है। इसके बाद सैलाड बिना जिन्वू को स्टैप कर देता है और बोलता है कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू क्या अगेन अपने आप को हील कर सकता है, बट सच बताओ तो मुझे अभी तेरे पर काफी ज्यादा डाउट हो रहा है। हाँ मुझे पता है कि तू काफी ज्यादा पावरफुल है, बट मुझे इतना भी पता है कि अभी तू पूरी तरीके से मोनार्क नहीं बना है और मुझे लगता है कि तेरी लिमिट यहीं तक थी। और मुझे सबसे बुरा तो तेरे लिए इस बात का लग रहा है कि तू हमारी आर्मी को इस दुनिया में आते हुए नहीं देख सकता, मतलब कि डिस्ट्रक्शन होते हुए तू नहीं देख पाएगा। बट तू फिक्र मत कर भाई, तेरे को श्रद्धांजलि हम पूरी तरीके से देंगे, मतलब कि तेरे खून की एक मैं नदी बनाने वाला हूँ। और सच बताओ तो तेरी कंट्री के लिए तो मैंने काफी ज्यादा बढ़िया प्लान बना के रखा है जहाँ पे तू पैदा हुआ है, मतलब कि तेरी कंट्री के लोग काफी ज्यादा पछताएंगे कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों पैदा हुए, क्योंकि ना ही तो मैं उन्हें मरने दूंगा और ना ही मैं उन्हें जीने दूंगा, काफी तड़पाऊंगा उन सभी को। और इस टाइम पे ना भाई सभी लोगों का रिएक्शन भी हमें दिखाया जाता है जो कि लिटरली भाई काफी ज्यादा बैडेस्ट था, मतलब ये डरे हुए थे यार सभी लोग, क्या कर सकते हैं भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और फ्रॉस्ट अगेन बोलने लगता है कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ कि भाई तू आखिरकार अब क्या कर सकता है, मतलब कि कुछ कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। बट लिटरली जिन्वू ना कुछ नहीं कर पा रहा था, वहाँ पे बस चुपचाप खड़ा का खड़ा था और फ्रॉस्ट मोनार्क ना उसको जमाई जा रहा था अपने बर्फ के अंदर। और इसके बाद फाइनली जिन्वू के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसके एचपी ना 0 हो चुका है और साथ ही फाइनली प्लेयर हैज डाई का नोटिफिकेशन आ जाता है। हाँ भाई यहाँ पे जिन्वू का एंड हो गया, मतलब कि लिटरली जिन्वू का एंड हो गया, सच में भाई लिटरली यहाँ पे जिन्वू का एंड हो गया भाई, मतलब कि यकीन ही नहीं हो रहा। और इसके बाद तभी जिन्वू के पास ना एक और नोटिफिकेशन आने लगता है और मैं वो सारे नोटिफिकेशन के ना पैनल नहीं दिखाने वाला बल्कि मैं इमेजेस दिखाने वाला हूँ कि जिन्वू के पास एक ब्लैक हार्ट भी है और उसके पास ना एक अननोन स्किल है और इसके बाद सिस्टम ना अपने आप ही अननोन स्किल को ना चूज करने लगता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी तगड़ा वाला एक ब्राइटनेस होता है और हमें ना एक काफी अनएक्सपेक्टेड सा सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद जिन्वू ना हमें एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था कि आखिरकार वो हॉस्पिटल में कैसे आ गया। और इसके बाद वो सोचने लगता है जब उसको ड्रैगन और साथ ही मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट ने हरा दिया था, और वो सोचने लगता है कि क्या वो सब कुछ सपना था, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ भी था या फिर नहीं। और वो लिटरली उस टाइम पे सोच रहा था कि मैं आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो डैगर से स्टैप किया गया था ना। और इसके बाद तभी अचानक से ना चिंचुल और उसके साथी ना जिन्वू से मिलने के लिए आते हैं, मतलब कि जिन्वू तो प्रेसिडेंट बोल रहा था चिंचुल को, बट चिंचुल उसको एक तरह से नहीं पहचानता। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि भाई यहाँ पे ना पुरानी चीजें अगेन रिपीट हो रही है, मतलब कि ये वो वाला सीन है जब जिन्वू ना डबल डेंजन से बाहर निकला था। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि उस टाइम पे जिन्वू काफी ज्यादा कमजोर लुक में था, बट अभी ना ये अपने ओरिजिनल वाले लुक में ही है।
है, मतलब कि जैसे स्ट्रक्चर में मरा था, जिस बॉडी स्ट्रक्चर में मरा था सेम उसी स्ट्रक्चर में होता है ये, मतलब कि स्टैट्स और बाकी चीजें ना एकदम सेम था जिन्वू का। और ये चीज ना जिन्वू को समझ में आ जाता है, बट वो अभी एकदम स्टार्टिंग में पहुंच गया था अपने एकदम पावर्स की स्टार्टिंग में, जब उसके पास कोई भी पावर नहीं था। और इसके बाद वो अगेन अपने गेम को ना स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो सबसे पहले हवांग डोंग सुक को मारता है, मतलब कि डोंग सुक के भाई को। और इसके बाद तभी अचानक से ना उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि क्या तुम अपने वर्ल्ड को रिस्टार्ट करना चाहते हो। और इसके बाद वो ना कैन को भी हराता है, मतलब कि मैं बीच में काफी सारी चीजों को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी देख रखा है ना। और इसके बाद हमें टस वाला डंजन दिखाया जाता है और जिन्हों ना उसको भी काफी आसानी से क्लियर कर देता है। और इसके बाद जिन्हों ना काफी आसानी से जेजू आइलैंड रेड को भी क्लियर कर देता है, मतलब कि बेरू को ना अपना सोल्जर भी बना लेता है जिन्हों काफी आसानी से। और उस बीच में ना एक चीज हमें ना काफी ज्यादा फनी सा देखने को मिलता है, फनी नहीं आप वियर्ड टाइप कह सकते हो, कि उसके पास ना बार बार एक नोटिफिकेशन आए जा रहा था कि क्या तुम अपने वर्ल्ड को रिस्टार्ट करना चाहते हो या फिर नहीं। और अभी जिन्वू बिना इन सभी चीजों से ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और इसके बाद वो ना काफी तेज चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ इल्यूजन है और तुम कब तक अपने आप को छिपा के रखोगे मुझसे। और इसके बाद जहाँ पे खड़ा था ना अचानक से ना वो जगह ही चेंज हो जाता है, मतलब कि डिफरेंट सी जगह पे जिन्वू पहुंच जाता है। और इसके चारों तरफ, मतलब कि जिन्वू के चारों तरफ केवल एक ही नोटिफिकेशन होता है कि क्या तुम अपने वर्ल्ड को रिस्टार्ट करना चाहोगे या फिर नहीं। और इसके बाद तभी जिन्वू के सामने ना एक बंदा आता है, बंदा ने एक मॉन्स्टर था और जिन्वू बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो, मतलब कि तुम किंग ऑफ द डेड हो क्या। और इसके बाद तभी जिन्वू के सामने ऐशबॉर्न फाइनली शैडो मोनार्क खुद अपीयर होता है। मतलब कि अभी तो सबसे पहले आप लोग इतना कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को अभी तक का एपिसोड कैसा लग रहा है, मतलब कि मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, पैसा वसूल एपिसोड है या फिर नहीं है, अभी तक आपको कमेंट करके बताओ। आगे भी और भी काफी ज्यादा मजा बचा हुआ है। और इसके बाद ऐशबॉर्न बताने लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए रह सकते हो और ये तुम्हारे लिए एकदम ऐसा रहेगा कि जैसे कि तुम एक सपने में हो और तुम यहाँ से ना कभी जागना नहीं चाहोगे, मतलब कि जैसी दुनिया तुम चाहते हो सेम वैसी दुनिया यहाँ पे तुम बना सकते हो। और इसके बाद तभी जिन्वू बोलने लगता है कि अच्छा मतलब कि तू चाहता है कि मैं तेरे ट्रैप के अंदर रहूं जो इल्यूजन तूने बनाया है। और ऐशबॉर्न बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस दुनिया का क्रिएटर नहीं हूँ, इस दुनिया का क्रिएटर तुम खुद हो। और ये चीज जिन्वू को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि आखिरकार ऐशबॉर्न उसे क्या कहना चाहता है। और इसके बाद जिन्वू ना अपने फेस को चेंज कर लेता है और इसके बाद जिन्वू के पास जाते हुए बताने लगता है कि तुम्हारे डिजाइन ने तुम्हारे फेस को चेंज किया है, मतलब कि मेरे फेस को चेंज किया है और तुम्हारी पावर्स ने कंबाइन करके ना इस दुनिया को क्रिएट किया है और ये ना एक इटर्नल स्लम्बर है। और इसके बाद फाइनली हमें पता लगता है कि आखिरकार इंसान इटर्नल स्लम्बर में क्या चीजें देखता है, मतलब कि वो अपने नींद में ना एक अलग ही दुनिया बना लेता है। और सच बताओ ना तो तुम काफी ज्यादा अलग इंसान हो, मतलब कि तुम काफी बार मौत के काफी ज्यादा करीब जा रखे हो दूसरों के मुकाबले। और सच बताओ तो मैं तुम्हारे स्ट्रगल्स का रिवॉर्ड हूँ और मैं तुम्हारे पेन का भी रिवॉर्ड हूँ एक तरह से। और इसी तरीके का इटर्नल स्लम्बर होता है जो कि तुमने क्रिएट किया है। और अभी ना वो बताता है कि मैं ना तुम ही हूँ एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद वो ना जिन्वू का फेस भी ले लेता, मतलब कि स्टार्टिंग वाला फेस ले लेता है। और इसके बाद तभी जिन्वू ना वहाँ पे एक पेड़ उगाने लगता है, मतलब कि ऐशबॉर्न। और उस पेड़ को ना वो काफी जल्दी ना काफी बड़ा भी कर देता है और बताता है कि तुम जो चाहे वो इस दुनिया में कर सकते हो और तुम इस दुनिया में ना कुछ भी कर सकते हो और ये सभी ना मेरे डोमेन का पार्ट है। और सच बताओ तो ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें ना इसके अंदर मेरी पावर्स का भी एहसास होगा कि आखिरकार मैं क्या चीजें कर सकता हूँ। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे अचानक से एक गार्डन में चेंज हो जाता है वो जगह और वो ना चाह का रूप ले लेता है। और इसके बाद बताने लगता है कि ये सब कुछ तुम इस डोमेन के अंदर कर सकते हो, मतलब कि तुम वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो और साथ ही चेंज भी कर सकते हो। और इसके बाद तभी जिन्वू कहता है कि अच्छा भाई, मतलब कि तूने जितना कुछ बताया उस हिसाब से तू कहना चाह रहा है कि हम दोनों के पास एकदम सेम पावर है। और ये सुनने के बाद ना मोनार्क वहाँ पे थोड़ा हंसने लगता है, मतलब कि ऐशबॉर्न। और इसके बाद वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं तुझसे ना काफी लंबे टाइम से मिलना चाहता था। और इसके बाद वो अगेन अपने ओरिजिनल वाले फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद वो ना अपने बारे में ना काफी सारी चीजें जिन्वू को बताने लगता है। और इसके बाद जिन्वू का ना एक सवाल होता है कि आखिरकार मैं ही क्यों, तूने मुझे ही क्यों चुना। और इसके बाद ना ऐशबॉर्न वहाँ पे शुरुआत से लेके अंत तक का ना उसको सब कुछ बताने वाला था कि आखिरकार उसने जिन्वू को क्यों चुना। और इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वू ना अभी तक बर्फ के अंदर फ्रीज था और ड्रैगन वहाँ पे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये इंसान यहाँ पे जिंदा होगा। और इसके बाद तभी हमें थॉमस का सीन दिखाया जाता है जो कि लिनार्ड को बोल रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जिन्वू के प्रेजेंस यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं हो पा रहा। और अभी बाघ को भी समझ में आ गया था कि भाई जिन्वू के हारने के बाद ना ये वर्ल्ड भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्योंकि भाई किसी के भी अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि वो भाई इस बीस्ट को हरा सके। और लिम ताइक्यू बिना इस चीज को ना दूर से देख रहा था और इसके बाद वो ना अपना एरो ना उसकी तरफ पॉइंट आउट भी करता है, मतलब कि सैलाड के ऊपर अटैक करने के लिए, मतलब कि वो ना बाकी सभी को भी ऑर्डर देता है कि हम ना कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके बाद तभी सैलाड ना काफी क्रीपी तरीके से देखने लगता है लिम ताइक्यू की तरफ, मतलब की। और ये चीज देखने के बाद लिम ताइक्यू लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद तभी अचानक से जिन्वू जहाँ पे फ्रीज हुआ था ना वहाँ पे ना ब्लैक और बाहर निकलने लगता है उस जगह से। और इसके बाद हमें ना जिन्वू का ब्लैक
हार्ट दिखाया जाता है जो कि ना एक्टिवेट हो गया था वहाँ पे। और ये चीज देख के भाई मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट और साथ ही ड्रैगन भाई दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि डर जाते हैं एक तरह से वहाँ पे। मतलब कि अभी ना वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे कि भाई यहाँ पे लिटरली ट्रू किंग मतलब कि ऐशबॉर्न ना आ जाए। मतलब कि अगर ऐशबॉर्न यहाँ पे आ गया ना तो भाई चंद मिनटों का काम है इन सभी को निपटाने का। ऐशबॉर्न चंद मिनटों में निपटा देगा इन सभी को। और इसके बाद दोनों मोनार्क ना भाई वहाँ पे जिन्वो को ना अब पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे थे, बट तभी अचानक से ना ड्रैगन के ऊपर ना एक जोरदार लात पड़ता भाई, काफी तगड़ा वाला लात था ये। और इसके बाद ड्रैगन ना सेलार्ड से टकरा जाता है और वो दोनों ना काफी दूर जाके गिरते हैं। और तभी हमें पता लगता है कि ये काम करने वाला और कोई नहीं जिन्वो के फादर थे। और फाइनली उनकी ना एंट्री हो गई वहाँ पे। और लिटरली भाई जो मुझे लुक लगता है ना जिन्वो के डैड का, वो ना मुझे मेन प्रोटैगनिस्ट वाला सीन लगता है भाई देखने में एकदम। मतलब कि जिन्वो का कुछ ऐसा लुक हो ना तो लिटरली भाई काफी ज्यादा मजा आ जाता, मतलब कि काफी ज्यादा बैडएस लगता है भाई जिन्वो के डैड, मानना पड़ेगा। मतलब कि अभी डैड जिन्वो को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए थे। और इसके बाद ना हमें अगेन दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना केवल लाइट और डार्कनेस ही हुआ करता था। और इसके बाद फाइनली हमें एब्सोल्यूट बीइंग के बारे में पता लगता है जो कि सोलो लेवलिंग के गॉड थे एक तरह से। और उन्होंने ना रूलर्स को क्रिएट किया था और एक तरह से मोनार्क्स को भी ना उन्होंने क्रिएट किया था। और गॉड है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये हमारे भगवान की तरह अच्छे भगवान है, मतलब कि आपको मैं इतना बता दूं। और इसके बाद हमें पता लगता है कि मोनार्क का जन्म ना दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हुआ था और रूलर्स का जन्म ना दुनिया को बचाने के लिए हुआ था। अभी आप लोगों के मन में काफी ज्यादा क्वेश्चन होंगे कि भाई तो आखिरकार इन्होंने मोनार्क को बनाया है क्यों, केवल रूलर्स को ही रहने देते ना तो आगे उन सभी चीजों का आंसर मिल जाता आपको। क्योंकि भगवान क्यों ही चाहेगा कि दुनिया डिस्ट्रॉय हो एक तरह से। मतलब कि उनके बीच की लड़ाई ना हमेशा कंटिन्यू रहा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा था, मतलब कि मोनार्क और रूलर्स के बीच में। और इस बात पे ना भाई रूलर्स ना काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, मतलब कि भाई वो लोग थक गए थे लड़ाई कर करके। और एक रूलर ना एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए, बट लिटरली भाई वो ना वहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। और इसके बाद फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, मतलब कि रूलर्स अभी समझ चुके थे कि भाई यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। मतलब कि जो अब तक मोनार्क और साथ ही रूलर्स के बीच का जो बैटल है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल नहीं है एक तरह से, वो केवल ना एब्सोल्यूट बीइंग ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है। तो अभी आपको पता चला मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये गॉड इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है और वो चाहते ही नहीं कि इस वॉर को कभी खत्म हो, मतलब कि वो केवल एंटरटेन होने के लिए वॉर हमेशा देखना चाहते हैं। और इसके बाद हमें वही 3 रूल दिखाया जाता है जो कि डबल डेंजर में दिखाया गया था, मतलब कि गॉड की पूजा करो, गॉड की प्रशंसा करो, यही सारी चीजें। और जो भी लोग ना इस चीजों को फॉलो नहीं करेगा ना उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके बाद ऐशबॉर्न बताने लगता है कि जब तक एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा थे ना तब तक तो ये वॉर बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला था। और इसीलिए रूलर्स ने डिसाइड किया कि अब ना इस वॉर को खत्म किया जाए, मतलब कि यहाँ पे ना विद्रॉ करने का उन्होंने डिसाइड किया था एक तरह से। और इसके बाद हमें ऐशबॉर्न भी दिखाया जाता है और उस टाइम पे ना वो भी एक रूलर था, मतलब कि वो तो खिलाफ था, मतलब कि वो एब्सोल्यूट बीइंग का ना एकदम लॉयल था बंदा, बट आखिरकार एक बंदा अकेला क्या ही कर सकता था। और उसकी आर्मी का भी ना काफी गंदा वाला हालत हो गया था। और केवल उसकी आर्मी का ही नहीं बल्कि उसकी भी हालत ना काफी ज्यादा खराब हो रखा था। और इसके बाद तभी ना ऐशबॉर्न को रियलाइज होता है कि उसके अंदर ना एक पावर छिपाई गई है और वो ना तभी अचानक से वहाँ पे अराइज बोलता है। और इसके बाद तभी ऐशबॉर्न ना अचानक से चेंज हो जाता है, मतलब कि वो ना एक अलग ही एंटिटी बन जाता है। और इसके बाद ना उसकी एक अलग ही आर्मी बन जाती है जिसको वो डेड आर्मी का नाम देता है और वो ना उसको लीड कर पा रहा था, शैडो आर्मी जिसको कहते हैं हम। और इसके बाद तभी ना वो एब्सोल्यूट बीइंग को चेक करने के लिए जाता है। बट फनी बात तो ये था, फनी बात तो नहीं बोल सकते, मतलब कि सैड बात तो ये था कि एब्सोल्यूट बीइंग ना टैब बोल चुका था उस टाइम तक, मतलब कि पत्ता कट गया था यहाँ पे एब्सोल्यूट बीइंग का। और इसके बाद ना हमें काफी ज्यादा रूलर्स दिखाए जाते हैं और एक तरह से ना वो मीटिंग कर रहे थे। और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद वो ना रूलर बन गए थे, मतलब कि एक तरह से एब्सोल्यूट बीइंग खुद ही बन गए थे वो सभी रूलर्स। और इसके बाद ना उन्होंने ना मोनार्च के ऊपर अटैक किया, वो भी ना एब्सोल्यूट बीइंग की पावर की मदद से। एक डिवाइस था जिसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग की पावर थी, उसकी मदद से उन्होंने मोनार्च के ऊपर अटैक किया इसके बाद। और इसके बाद वो जायंट मोनार्च था ना ली किया, उसको सबसे पहले उन्होंने कैप्चर किया था, जिसको जिन्वो ने मारा था काफी गंदी तरीके से। और एक तरह से ऐसा लगने लगा कि मोनार्च की पावर ना काफी ज्यादा कम होने लगा। और इसके बाद मैं मोनार्च के पास पहुंच गया और उनके पास बिना कोई ऑप्शन नहीं था, उनको रूलर से लड़ना था ना तो उन्हें मेरी मदद लेनी पड़ती। और मैं इसके बाद मोनार्क की टीम में ऐड हो गया। और इसके बाद ऐशबॉर्न ना बाकी मोनार्क के साथ मिलकर ना एक काफी तगड़ी वाली बैटल किया था और सब कुछ ना एकदम सही चलता था। ड्रैगन मोनार्क जो था ना वो एक तरह से ऐशबॉर्न को टक्कर दे पाता था और बाकी उसके अलावा जितने भी मोनार्क थे ना वो सभी ना एक तरह से ऐशबॉर्न से काफी ज्यादा डरते थे। और इसके बाद काफी सारे मोनार्क ना मिलके ना मुझे मारने की कोशिश किए क्योंकि उनको एक तरह से डर लगने लगा मेरे से। और इसके बाद उनके बीच में बैटल स्टार्ट हुआ, मतलब कि बाकी मोनार्क के बीच और साथ ही ऐशबॉर्न के बीच। और उस बीच में ना ऐशबॉर्न की काफी ज्यादा आर्मी ना मरने लगी। और उसी बैटल के बीच में ऐशबॉर्न ने बारान द डीमन किंग को भी तो मारा था ना, और वहां से एक तरह से बीस्ट मोनार्च बच गया था, उसको नहीं मार पाया था। मतलब कि जैसे ही राकन को पता लगने लगा कि भाई वो लोग काफी गंदी तरीके से हारने वाले, वो वहां से भाग गया और बेचारा बारान द डीमन किंग का पत्ता वहीं पे कट हो गया। और इसके बाद तभी वहां पे ना काफी सारे
रूलर्स आ जाते हैं, मतलब कि ऐशबॉर्न के पास आ गए थे और ऐशबॉर्न ने भी ना बारान को ना अपने पास छिपा लिया था वहाँ पे। और इसके बाद सभी रूलर्स ना ऐशबॉर्न को ना चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसके बाद उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। ऐसा आपको लग रहा होगा बट ऐसा होता नहीं है। वो सभी ना ऐशबॉर्न के आगे झुक जाते हैं, मतलब कि बाउ करते हुए ना उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो बताने लगता है कि अभी हमारे पास ना कोई रीजन नहीं है एक दूसरे के साथ फाइट करने का, और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम हम सभी को अकेले हरा सकते हो एक तरह से। और वो सभी ना वहाँ पे शांति चाहते थे और ऐशबॉर्न को लगता है कि वो सभी रूलर्स ना ऐशबॉर्न के सामने ना अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। और एक तरह से ऐशबॉर्न भी तो रूलर्स ही था ना स्टार्टिंग में। और इसके बाद ऐशबॉर्न बताने लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुम सभी ने मेरे किंग को मार दिया। और इसके बाद बाकी रूलर्स भी बोलने लगता है कि भाई ऐसा तो तू बोल मत, वो हमारे भी किंग थे एक तरह से। और ये सुन के ना भाई ऐशबॉर्न वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा एक रूलर का ना वहाँ पे मुंह पकड़ लेता है और बोलता है कि इसीलिए तूने ना काफी बड़ी गलती कर दी है। और इसके बाद रूलर भी बताने लगता है कि तुम्हें भी पता है कि हमें काफी ज्यादा बुरा लगा था उनके अगेंस्ट होने में, और वो बताते हैं कि अभी ना हमें केवल इस वॉर का अंत चाहिए, हम वॉर करते करते अब थक चुके हैं। और ऐशबॉर्न ना अभी तक भाई उसको मारने की धमकी दे रहा था, बट वो रूलर जो था ना वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगता है। और इसके बाद ऐशबॉर्न ने जिस मोनार्क को पकड़ रखा था ना, जिस रूलर को, वो ना वहाँ पे सैल्यूट करने लगता है। और इसके बाद बाकी के रूलर भी ना वहाँ पे हवा में उड़ने लगता है और वो सभी भी ना ऐशबॉर्न को वहाँ पे सैल्यूट करने लगते हैं। और इसके बाद ऐशबॉर्न ना अगेन अपना फेस चेंज कर लेता है और बताता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था और मुझे नहीं समझ में आता कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ना कहीं पे छिप जाना चाहिए और मैंने बारान द डीमन किंग की बॉडी को अपने शैडो में छिपा लिया था। और इसके बाद मेरा प्लान था बीस्ट मोनार्च के ऊपर अटैक करने का। जब मेरी पूरी बॉडी अच्छी तरीके से हील हो जाती उसके बाद मैं उसके ऊपर अटैक करता। और तभी मुझे पता लगा कि मोनार्क ना अपनी काफी ज्यादा पावर्स को खो चुके थे उस टाइम तक, और वो ना रूलर्स के द्वारा ना काफी गंदी तरीके से हार भी गए थे बैटल में। और इसके बाद ड्रैगन किंग ने सोचा कि वो ना बैटल करने से बढ़िया ना अपनी पावर्स को बढ़ाने पे ध्यान देगा। और इसके बाद उन्होंने एक नया वर्ल्ड बनाया अपने लिए ताकि वो वहाँ पे अपनी पावर्स को बढ़ा सके और उसके बाद युद्ध कर सके। और तभी जिन वो बोलते हैं कि क्या तुम अर्थ की बात कर रहे हो। और ऐशबॉर्न बताने लगता है कि मोनार्क का वहाँ पे आना इंसानों के लिए काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था और तबाही तो वहाँ पे कंपलसरी होना ही था। और इसके बाद ऐशबॉर्न तबाही वाला सीन भी दिखाने लगता है जिन्वो को, और वो ना एकदम डीमन कैसल की तरह तबाही देखने में लग रहा था। और जिन्वो बोलते हैं कि क्या ये चीजें फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। और ऐशबॉर्न बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीजें पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। और इसके बाद जिन्वो बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। और फिर इसके बाद अगेन ऐशबॉर्न बताने लगता है मोनार्क्स का काम है दुनिया को डिस्ट्रॉय करना और साथ ही रूलर्स का काम है दुनिया को बनाने का। और एब्सोल्यूट बीन के खत्म होने के बाद ना वहाँ पे ना काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब कि वहाँ पे सभी कुछ काफी गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये सारी चीजें देख के ना रूलर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने उस पावर का इस्तेमाल करने का सोचा जहाँ पे एब्सोल्यूट बीन की ना काफी ज्यादा पावर्स थी, मतलब कि वो एक तरह से कप था और वो ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे जाके भी। और इस कप का नाम था कप ऑफ रिकार्नेशन, और आप में से काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा। और इसका काम ये था कि ये टाइम को ना 10 साल पीछे ले जा सकता था। और उन्होंने काफी ज्यादा ट्राई किया, मतलब कि रूलर्स ने काफी ज्यादा ट्राई किया, बट उसके बाद भी ना हर बार फाइट का रिजल्ट ना केवल एक ही आता, मतलब कि वही सेम रिजल्ट आता था। और रूलर्स को समझ में आ गया था कि वो ना सभी लोगों को नहीं बचा सकते। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ना केवल एक भाग को बचाएंगे, मतलब कि कुछ लोगों को बचाएंगे जिस कारण लाइफ ना आगे बढ़ सके और फिर से वो अपने आप को अगेन खड़ा कर सके। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा मतलब कि इस तरीके से हंटर का जन्म हुआ। और ऐशबॉर्न बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और हंटर्स की मदद से ना वो एक तरह से दुनिया को बचाना चाहते थे एब्सोल्यूट बीइंग्स। और अभी जिन्वो को ना उसके काफी सारे क्वेश्चंस के ना आंसर मिल चुके थे। और इसके बाद जिन्वो बताता है कि मतलब कि ये दुनिया काफी बार तबाह हो रखी है। और ऐशबॉर्न बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद ऐशबॉर्न ना कप ऑफ रिकार्नेशन के बारे में बताने लगता है। और मोनार्क का प्लान एक तरह से ये था कि वो ना दुनिया को तब तक डिस्ट्रॉय करते रहेंगे जब तक कप ऑफ रिकार्नेशन का पावर्स खत्म ना हो जाए, मतलब कि एक बार उसकी पावर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद रूलर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कि वो टाइम को पीछे कर ही नहीं पाएंगे। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि इसका मतलब कप ऑफ रिकार्नेशन का भी एक लिमिट है। और ऐशबॉर्न बताने लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अनलिमिटेड पावर के साथ बना हो, जैसे कि एब्सोल्यूट बीइंग को ही ले लो, वो इतने ज्यादा पावरफुल थे बट वो अपने क्रिएशन के थ्रू मारे गए और इसके बाद उनकी पावर एक तरह से खत्म हो गई। और इसके बाद तभी जिन्वो एक ही क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार एब्सोल्यूट बीइंग अपने क्रिएशन के हाथों क्यों मारे गए, मतलब कि वो एक तरह से बच भी तो सकते थे ना। और इसके बाद ऐशबॉर्न भी एग्जांपल देके बताने लगता है कि इंसान भी तो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है और उसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो मारे भी जाते हैं काफी बार, और हमें केवल फाइट करने के लिए बनाया गया था। और उस टाइम तक ना हमारे पास इतनी ज्यादा पावर आ गई थी कि हम ना अपने क्रिएटर को अपने हाथों से मार सकते थे। और मोनार्क भी ना इस चीज से ना अपना इंस्पिरेशन ले रहे थे, मतलब कि जो रूलर्स थे वो इंसानों को ताकतवर बना रहे थे ताकि वो इस दुनिया पे ना सेफ्टी ला सके, मतलब कि दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। और मोनार्क्स ने भी ना इसका फायदा उठाया, मतलब कि वो ना उन इंसानों की बॉडी पे ना कब्जा करने लगे, मतलब कि काफी पावरफुल इंसानों की बॉडी पे, ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। और यहाँ पे फनी बात तो ये था कि ड्रैगन किंग और साथ ही शैडो मोनार्क जो थे ना वो
दोनों इतने ज्यादा पावरफुल थे ना कि उनके लायक ना कोई पर्टिकुलर बॉडी ही नहीं मिला, मतलब कि कोई होस्ट मिल ही नहीं पाया उन दोनों के लिए। उनकी पावर्स को कोई हैंडल ही नहीं कर सकता था, इस कारण वो दोनों ना अभी तक इस दुनिया में आए ही नहीं। और अभी आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई फिर जिन्वू क्या आखिरकार? तो अभी उसका आंसर भी आपको मिलेगा। इसके बाद एंट्री होती है शो में आर्किटेक्ट की, और वो ना ऐश बॉर्न के पास आया था और वो बताता है कि मैं ना आपके लिए ना एक परफेक्ट बॉडी ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, और उसके बदले ना आर्किटेक्ट को ना अमरता चाहिए था। और मैं इतना आपको बता दूं, आर्किटेक्ट जो था ना वो एब्सोल्यूट बीइंग के लिए काम किया करता था, मतलब कि गॉड के लिए। और इसके बाद आर्किटेक्ट ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, इंसानों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद तभी ऐश बॉर्न की नजर ना जिन्वू के ऊपर जाता है, जो कि काफी कमजोर वाला जिन्वू था। मतलब कि जिन्वू जो आर्किटेक्ट ने रूल्स बना रखे थे, जिन्वू इकलौता बंदा था जो कि उन रूल से आगे निकल पाया। और ऐश बॉर्न बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा कमजोर थे, मतलब कि तुम एक तरह से किसी भी काम के नहीं थे, बट उसके बाद भी ना तुम हर बार अपनी मौत से बच जाते थे। और इसके बाद मैंने तुम्हें देखा और आर्किटेक्ट तुम्हें अपना होस्ट नहीं बनाना चाहता था, मतलब कि वो तुम्हें नहीं चुनना चाहता था, बट उसके बाद भी मैंने तुम्हें चुना। और इसके बाद अगेन वो वही डायलॉग मारने लगता है कि तुम्हें इसका काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिला, मतलब कि पेन का रिवॉर्ड, स्ट्रगल का रिवॉर्ड, काफी सारे रिवॉर्ड तुम्हें मिले इसके बाद। और इसके बाद तभी ना उसको अपने फादर, अपनी फैमिली का एक तरह से फ्लैशबैक आता है, उसके फादर भी थे उसके अंदर। और ये देख के ना जिन्वू थोड़ा वहाँ पे इमोशनल हो जाता है। और इसके बाद फाइनली हमें बताया जाता है कि ऐश बॉर्न जिन्वू है और जिन्वू ऐश बॉर्न है। और इसके बाद ऐश बॉर्न फाइनली उसके सामने ऑफर रखता है, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू इस वर्ल्ड में रह के जो चाहे वो कर सकता है, मतलब कि जो भी तुझे क्रिएट करना है क्रिएट कर, नष्ट करना है नष्ट कर, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तू वापस से रियल वर्ल्ड में जा और उन सभी को ना उनकी औकात दिखा। और इसके बाद जिन्वू एक क्वेश्चन पूछता है ऐश बॉर्न से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें रूलर्स के साथ नहीं रहना था, तो तुम आखिरकार मोनार्क के साथ क्यों चले गए? और तभी ऐश बॉर्न बोलता है कि रूलर्स के पास मेरा कोई भी जगह नहीं था, और एक तरह से देखा जाए तो मोनार्क के पास भी उसके लिए कोई भी जगह नहीं था। और जिन्वू बोलता है कि सेम आंसर मेरा भी यही है, मैं इस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता। और इसके बाद ऐश बॉर्न और जिन्वू दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं, मतलब कि ऐश बॉर्न बताता है कि ये तेरा आखिरी बार है जब तू मुझे देखेगा। और इसके बाद जिन्वू फाइनली उस वर्ल्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वहाँ पे अराइज बोलता है। और इसके बाद जिन्वू के पास नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप पूरे सिस्टम को डिलीट करना चाहते हो, और जिन्वू वहाँ पे यस पे क्लिक करता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना एक काफी तगड़ा वाला रोशनी हमें दिखाई देता है, और अगले सीन में ना हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें सेलार और साथ ही ड्राकन दिखाया जाता है, जो कि भाई काफी मुश्किल से अपने आप को रोक रखे थे। और सेलार बोलने लगता है कि क्या तू भाई श्योर तो है ना कि तू जिस बॉडी को भी बचाने की कोशिश कर रहा है वो आगे जाके इस दुनिया में काफी बड़ी तबाही लाने वाला है, और क्या तू इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहता है? और इसके बाद तभी ड्राकन बोलता है कि भाई तू अपनी जान आखिरकार क्यों ही रिस्क में डाल रहा है, मतलब कि आखिरकार शैडो मोनार्क का साथ देके तेरे को क्या ही मिलेगा, और आखिरकार रूलर्स ने तुझे क्या पढ़ा के यहाँ पे भेजा है? और इसके बाद ड्राकन और सेलार दोनों ही एकदम रेडी हो जाते हैं बैटल के लिए, और जिन्वू के डैड भी एकदम रेडी हो गए थे बैटल के लिए। और इसके बाद दोनों ही ना एक दूसरे की तरफ काफी स्पीड में बढ़ते हैं, और सबसे पहले सेलार अटैक करता है जिन्वू के डैड के ऊपर, बट वो ना काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और इसके बाद ड्राकन जब अटैक कर रहा था ना, तो सेलार का वेपन बीच में आ जाता है, और इसके बाद ड्राकन ना इस मौके का फायदा उठाता है, और इसके बाद वो तभी सेलार के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर ना डैगर से अटैक करता है उसके शोल्डर पे, मतलब कि। और इसके बाद वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि ये ना मेरे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि मेरे टेक्निक का इस्तेमाल मेरे ऊपर ही कर रहा है। और जो जिन्वू के डैड थे ना भाई, वो ना बाकी सभी अटैक्स को ना वहाँ पे डॉज के जा रहे थे। और इसके बाद तभी सेलार ना अपने आइस अटैक का इस्तेमाल करने का सोचता है जिन्वू के डैड के ऊपर, और वो ऐसा करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले भाई जिन्वू के डैड एक जोरदार लात मारते हैं फ्रोस्ट को, और वो लिटरली काफी दूर जाके गिरता। भाई कम मत समझना जिन्वू के डैड को कोई भी। और इसके बाद तभी राकन ना जिन्वू के डैड को खाने के लिए आता है, और जिन्वू के डैड ना तभी डैगर ना राकन के मुंह में ही आर पार कर देता। भाई लिटरली ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक था, और अभी राकन ना काफी ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगता है, और इसी का फायदा उठा के जिन्वू के डैड ना एक पंच भी मारता है राकन को। लेकिन भाई बंदा वहाँ पे हार नहीं मानता, और ड्राकन भी ना वहाँ पे पलट वार करता है जिन्वू के डैड के ऊपर। और इसके अगले सीन में ना ड्राकन को पता नहीं अजीब सा कुछ फील होता है, और वो लिटरली वहाँ पे ना थोड़ा कपकपाने सा लगा था। और इसके बाद वो जिन्वू की तरफ मुड़ के देखता है, और जिन्वू की आंखें ना एकदम ओपन होने वाली थी, और वो डर के मारे ना इसके बाद जिन्वू से काफी आगे चला जाता है, काफी दूर चला जाता है। और इसके बाद तभी सेलार बोलता है कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और लिटरली वो वहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले राकन पता है क्या बोलता है कि मैं हार मानता हूँ, मेरे बस की नहीं आप बैटल करना, मैं डर गया। और सेलार भी बोलने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, हम काफी ज्यादा आगे आ गए हैं और अभी ना हम एक तरह से उसको हराने वाले हैं। और इसके बाद तभी राकन बोलने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, तुझे जिंदा रहना या फिर नहीं रहना, और तुझे हमारे आसपास का माना का एहसास नहीं हो रहा, मतलब कि वो जिंदा
हो गया है, मतलब कि यहाँ पे शैडो मोनार्क आने वाले हैं। और इसके बाद तभी सैलाड ना प्रॉमिस याद दिलाने लगता है कि भाई तूने प्रॉमिस किया था कि तू मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और राकन बोलने लगता है कि मैंने प्रॉमिस केवल इंसान को हराने के लिए किया था, शैडो मोनार्क को हराने के लिए मैंने प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं किया था। और इसके बाद वो तभी एक पोर्टल वहाँ पे ओपन करता है और जल्दी से भाई चुपचाप वहाँ से कल्टी खा लेता है, मतलब कि रागन। लेकिन आइस मोनार्क जो था ना भाई वो बिल्कुल भी वहाँ पे हार नहीं मानता और इसके बाद वो ना अपनी पावर्स रिलीज करता है। और इसके बाद जो उसका ट्राइडेंट था ना वो जमीन के अंदर काफी तेजी से मारता है और इस कारण पता है क्या होता है, आसपास ना काफी ज्यादा बर्फ का तूफान बन जाता है, मतलब कि लिटरली वहाँ पे जितने लोग थे ना वो सभी भी उसके अंदर काफी ज्यादा डैमेज होने लगे थे। और इसके बाद ना काफी सारे ना आइस एरो ना जिन्वो की तरफ जा रहे थे और जिन्वो की तरफ वो आ रहे थे, बट जिन्वो के डैड अपने बेटे को प्रोटेक्ट करता है, इस कारण वो सारा हमला ना एक तरह से जिन्वो के डैड अपने ऊपर लेते जा रहे थे। कुछ हमलों को रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ हमले उनके ऊपर आते हैं। और लिटरली भाई सैलाड ना यहीं पे नहीं रुकता, वो ना एक काफी पावरफुल सा अटैक करता है और वो बोलता है, मतलब कि वो जिन्वो के डैड को बोलता है कि मैं तुझे और तेरे शैडो मोनार्क को ना यहीं पे दफना के रख दूंगा। और ये अटैक देखने के बाद ना जिन्वो के डैड भी काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो सोचते हैं कि क्या ये पूरे इंटायर एरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और ना काफी सारे अटैक ना जिन्वो के डैड को लगते जा रहा था और साथ ही अभी वो बड़ा वाला अटैक भी जिन्वो के डैड को लगने वाला था। लेकिन तभी हमें बेरू का सीन दिखाया जाता है और वो ना मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट के अटैक में फंसा हुआ था। उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए ना सीधा बड़े से आइस अटैक की तरफ बढ़ने लगता है और वो ना काफी गंदी तरीके से उसमें टकराता है और उसको काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे इग्निस की भी एंट्री होती है और वो सभी ना वहाँ पे लिटरली जिन्वो के डैड को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और अभी सैलाड जो था ना लिटरली भाई वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा था कि क्या इन लोगों ने मेरे सबसे पावरफुल अटैक को ब्रेक कर दिया और क्या ये शैडो सोल्जर्स अपनी पावर्स को दोबारा से रीगेन कर लिए है। और इसके बाद फाइनली जिन्वो भी बाहर निकलने लगता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि सारे बीस्ट यहाँ से भाग गए होंगे, बट मुझे तभी याद आया कि मैंने कोई भी बीस्ट को यहाँ से भागने का तो परमिशन दिया नहीं था। और ये सारी बातें बोलते टाइम वो उस टाइम पे काफी ज्यादा बैडेस लग रहा था भाई सच में। और इसके बाद जैसे वो शैडो मोनार्क की पावर को सेंस करता है ना भाई, उस टाइम पे सैलाड को पता लग गया था कि उसका पत्ता कट होने वाला है यहाँ पे। और इसके बाद जिन्वो ना अपने आसपास ना एक सर्कल को क्रिएट करने लगता है और आप लोग सोचो कि आखिरकार वो कितना बड़ा सर्कल क्रिएट करेगा। सर्कल स्टार्ट तो जिन्वो से होता है और वो ना लिटरली पूरे अर्थ को कवर कर लेता है और वो इस सर्कल की मदद से ना लिटरली भाई वो राकन को ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पे छिपा हुआ है। और वो ना काफी आसानी से राकन को ढूंढ भी लेता है। और अभी जिन्वो का ध्यान ना राकन के ऊपर था और सैलाड जो था ना वो अभी खाली पड़ा हुआ था और सैलाड सोचता है कि अभी मेरे पास काफी अच्छा मौका है इसको फिर से हराने का। और राकन सोच रहा था कि हाँ मुझे पता है कि हमारे पावर्स के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, बट युद्ध के टाइम पे कभी भी अपने दुश्मन की तरफ पीठ नहीं करना चाहिए और अगर मैंने इस मौके को गवा दिया तो मैं इसके बाद तो पक्का मरने वाला हूँ यहाँ पे। और इसके बाद वो ना काफी स्पीड में अपने ट्राइडेंट को ना जिन्वो की तरफ फेंकता है और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, जिन्वो ना केवल एक हाथ से उसके ट्राइडेंट को रोक देता है। और ये चीज देखने के बाद भाई मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट का ना जो दिल होता है ना भाई वही टूट जाता है, मतलब कि वो सोचता है कि भाई आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कि ये सब कुछ भी कर सकता है। और उसको पता चल गया था कि आखिरकार शैडो मोनार्क की असली पावर है क्या। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि भाई मैं तेरे से ना थोड़ी देर बाद में भिड़ूंगा, सबसे पहले तो मैं उस बंदे को हरा के आता हूँ, मतलब कि तेरे उस जानवर को हरा के आता हूँ। और इसके बाद ना हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना राकन बाहर निकलता है और वो उस टाइम पे सोच रहा था कि मुझे ड्रैगन किंग के आर्मी के आने का वेट करना होगा यहाँ पे, मतलब कि वो सोच रहा था कि अभी वो कुछ टाइम ना यहाँ पे छिप जाएगा। और लिटरली वो ना जंगल में थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, बट तभी उसके पीछे अचानक से जिन्वो आ जाता है। और राकन ना सैलाड की तरह मूर्खता नहीं करता, सच बताओ तो इस बंदे में दिमाग था। वो ना तभी जिन्वो के आगे झुक जाता है और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, मतलब कि अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बोलता है कि मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और इसके बाद वो ये भी बताने लगता है कि ड्रैगन किंग की आर्मी ना काफी जल्दी यहाँ पे आने वाली है, तो उस टाइम पे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा। और जिन्वो भी सोच रहा होता है कि चल भाई तू काफी बढ़िया बात कर रहा है यहाँ पे। और राकन ना इसके बाद काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करने लगता है और बोलता है कि चलो भाई ये मूर्ख बन गया मेरे हिसाब से। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर ये रियल मोनार्क होते ना तो ना मुझे एक भी बार माफ नहीं करते, क्योंकि मैंने काफी बार उन्हें मारने की कोशिश की है, मतलब कि लिटरली उनके वेसल्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। लेकिन अभी शैडो मोनार्क एक ह्यूमन बॉडी में है, इस कारण इसका इमोशन इसके ऊपर भारी पड़ रहा है। और इसके बाद जैसे ड्रैगन किंग यहाँ पे आ जाएंगे मैं उसके बाद इसको धोखा दे दूंगा। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि भाई मैं देख तेरे को छोड़ तो दूंगा, बट तेरे नाखून ने ना मेरे शरीर पे ना 5 निशान छोड़ दिया है और ये मुझे देखने में बहुत गंदा लग रहा है, तो मैं भी तेरे ऊपर 5 अटैक करने वाला हूँ और अगर तूने 5 अटैक सर्वाइव कर लिया तो उसके बाद तू चला जाइयो। और ये सुन के ना भाई ड्रैगन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, मतलब कि काफी बड़ा कर लेता अपनी बॉडी और बोलता है कि तू मेरे को मजाक समझ रखा है। और जिन्वो के ऊपर अटैक करता है और मुझे तो पता है कि मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा, बट मैं अपने साथ तुझे भी लेके जाऊंगा यहाँ पे। और जिन्वो को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। और इसके बाद तभी जिन्वो ना डैगर का अटैक करता है, मतलब कि डैगर का इस्तेमाल करता है और काफी आसानी से ड्रैगन का एक हाथ उड़ा देता है।
और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि भाई अभी तेरे पास 4 मौके और बचे हुए हैं। और इसके बाद हमें फ्रॉस्ट मोनार्च का सीन दिखाया जाता है और वो ना इग्रिस के अटैक को ना डॉज करने की कोशिश कर रहा था और सैलाड ना काफी आसानी से पहचान जाता है कि ये ना रियल शैडो आर्मी का पार्ट है, मतलब कि इग्रिस रियल शैडो आर्मी का पार्ट है। और इसके बाद वो ना इग्रिस से बच के वहां से भाग रहा था, बट इसके अगले सीन में ना सैलाड एकदम बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी अचानक से ना इग्रिस चुपचाप एक जगह पे खड़ा हो जाता है और उसका जो पर्दा होता है ना उस पर्दे को उठाता है और लिटरली उसके अंदर से ना जिन्वो की एंट्री होती है। और ये एंट्री ना काफी ज्यादा बैडेस्ट लगता है मुझे भाई। और इसके बाद वो ना मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट के सामने ना ड्रैगन के जो पंजे थे ना उसको तोड़ के फेंकता है। अब ये पंजे थे दांत थे यार, आप लोग समझ जाना। और वो बताने लगता है कि मोनार्क ऑफ बीस्ट तो काफी आसानी से मारा गया, मतलब कि उसने मुझे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया। और इसके बाद भाई सैलाड तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार भाई ड्रैगन भी एक मोनार्क है और इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है जिन्वो भाई उसे। और इसके बाद जिन्वो बताने लगता है कि मैंने मोनार्क ऑफ प्लेग को कब का हरा दिया, मैंने ड्रैगन को भी हरा दिया और मैं इसके बाद तुझे हराने वाला हूँ। और बाकी मोनार्क को ना इसके बाद ना सबूत मिल जाएगा कि मेरे से पंगा नहीं लेना चाहिए उन सभी को, मतलब कि एक तरह से ये वार्निंग का काम करने वाला है। और इसके बाद सैलाड ना जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो कुछ कर पाता ना उससे पहले जिन्वो का डैगर ना उसके शरीर के अंदर मिलता है हमें। और इसके बाद लिटरली भाई जिन्वो ना कुछ नहीं कर रहा था और उसके ना दूसरी तरफ वो डैगर आके लगता है, पता नहीं कैसे स्टैप कर रहा था। और अभी ना वो आइस अटैक करने वाला था सैलाड, लेकिन तभी अचानक से ना जिन्वो एकदम सैलाड के पास आ जाता है और उसका मुंह दबा देता है और वहीं पे ना भाई उसका पत्ता कट कर देता है, मतलब कि जिन्वो वहाँ पे सैलाड का पत्ता कट कर देता है। और फाइनली इतना लंबा चल रहा बैटल ना अब जाके खत्म हो जाता है, मतलब कि तीनों मोनार्च को इतनी मुश्किल के बाद जिन्वो हरा ही देता है। और इसके बाद हमें ना फ्रॉस्ट मोनार्च की ना बॉडी भी डिसअपियर होते हुए नजर आता है आसमान में, मतलब कि गायब होने लगता है। और इसके बाद तभी बेरू वहाँ पे आता है और वो अपने मास्टर के सामने बाव करता है। और इसके बाद तभी जिन्वो को ना अपने डैड का ना डैगर वहाँ पे नजर आता है और इसके बाद वो ना उस डैगर को सबसे पहले उठाता है। और इसके अगले सीन में ना हमें जिन्वो के डैड का सीन दिखाया जाता है और वो ना काफी गंदी तरीके से घायल हो रखे थे और एक जगह पे पड़े हुए थे, बैठे हुए थे, मतलब की। और उनकी जो बॉडी थी ना वो भी ना अलग साइड डिसअपियर होने लगता है। और इसके बाद तभी जिन्वो के डैड के आगे ना उसका डैगर आता है और तभी वहाँ से आवाज आता है कि क्या आपको सच में लगा था कि मैं आपको नोटिस नहीं करूंगा, और सच बताओ कि क्या आप मुझे बिना कुछ बोले यहाँ से जाने वाले हो, मतलब कि हमें छोड़ के जाने वाले हो। और डैड भी बोलता है, मतलब कि फादर बोलता है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, मतलब कि फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं खत्म। और भाई जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बैटल एक्सप्लेन करूंगा, वो बैटल मैंने पूरा एक वीडियो में कवर किया। और सच बता रहा हूँ भाई मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई इस बैटल को एक्सप्लेन करने में। आप लोगों को लगेगा कि चैप्टर ज्यादा नहीं थे, और सच में चैप्टर ज्यादा नहीं थे, उसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। चैप्टर 7 से 8 ही थे, बट पूरे चैप्टर मतलब कि 7 से 8 चैप्टर के अंदर हमें मैक्सिमम बैटल ही देखने को मिला है। और बैटल आपको पता है कि मैं काफी जोश में एक्सप्लेन करता हूँ, काफी भाई गला खोल के एक्सप्लेन करता हूँ। और इस चक्कर में ना भाई मुझे काफी बार ब्रेक लेना पड़ा, आधा एक घंटे का ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि मेरे गर्दन में पेन होने लगा था भाई। और आप लोग मानोगे नहीं, मुझे वॉइस ओवर करने में ना 2 से 2.5 दिन लगे टोटल इस वीडियो का वॉइस ओवर करने में। कभी भी मुझे सोलो लेवलिंग का वॉइस ओवर करने में ना इतना टाइम नहीं लगता, मैं एक ही दिन में कर देता हूँ वॉइस ओवर, मतलब कि 4 से 3 घंटे के अंदर वॉइस ओवर कर देता हूँ। बट इस वीडियो को करने में सच में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा। और इस वीडियो को अपलोड करने के बाद भाई अभी मैं जा रहा हूँ एक लंबे ब्रेक पे, मतलब कि इस चैनल पे ब्रेक पे जा रहा हूँ, मतलब कि अभी फिलहाल के लिए तो मैं सोलो लेवलिंग की वीडियो 10 दिन तक कम से कम अपलोड नहीं करने वाला। हाँ, अगर मेरे गर्दन में प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उसके बाद मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि जो अगला एपिसोड आने वाला है वो भी काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। और कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई अब जल्दी से अगला एपिसोड ला, मैंने जितना प्रॉमिस किया था वो मैंने निभा दिया। अब अभी आपका काम है जल्दी से आज चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, मतलब कि ये तो हो जाना चाहिए भाई। मैंने अपना प्रॉमिस किया, अब आप लोग अपना प्रॉमिस निभाओ, 10,000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे जल्दी से कंप्लीट करवा दो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, जो कि मुझे पता है कि आपको आया ही होगा, बट उसके बाद भी मेरा फर्ज बनता है पूछना, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।